तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जेके एसएसबी फिनांस अकाउंट असिस्टेंट्स के सिलेबस में कुछ जनरल इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी है, जिसकी वेटेज जो है ये 10 मार्क्स की है। तो गाइस 10 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो या इसके बाद जो आने वाली वीडियोज़ हैं ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो मैं आपको यहाँ एश्योरेंस देता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप विद फुल कॉन्फिडेंस हैंडल कर लेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे, जिनके बेसिस के ऊपर ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट सामने उभर कर आया। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें क्विज डिस्कशन जो है वो चलता रहता है। तो अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर। तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका ये बेनिफिट आपको होगा कि आप टेलीग्राम में क्विज डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके हजारों बार जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, और एट द एंड क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस देखे देखे लगेंगे, और काफी सारे क्वेश्चंस आप आराम से इजीली हैंडल कर लेंगे उनको। तो गाइज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये लगभग 13 कंसेप्ट्स हैं आपके सिलेबस में, जिसमें सबसे पहले वाला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, इसको हम देखेंगे। तो कुछ ही वीडियोस में ये जो आपका सिलेबस है ये सारा कवर हो जाएगा। तो गाइज जितना भी सिलेबस कवर होता है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन वीडियोस के ऊपर दिया जाए, या फिर इस सिलेबस के ऊपर दे के मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन जो है सिलेबस का वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो गाइस देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है। तो जब भी किसी एक ब्रॉडर टर्म के कंसेप्ट की बात आती है, तो उस फील्ड में जिन लोगों ने महारत हासिल की होती है उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं। यही सिलसिला इकोनॉमिक्स के इस ब्रॉडर कंसेप्ट के साथ भी है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, तो क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि मानिए आपने क्या करना है कि देखिए, इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट डील किसके साथ करता है, एक तो ये गुड्स के साथ डील करता है एंड सर्विसेज के साथ डील करता है। इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे करना है, उसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद आपने फिनिश्ड गुड तैयार कर दी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट लोगों तक, कंज्यूमर्स जो हैं उन तक कैसे पहुंचाना है, और एट द एंड जो इन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा उसको किस तरीके से करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पर खाना है, खाने में मानिए यहाँ पर पड़ी हुई हैं हमारे पास एक 10 रोटियां पड़ी हुई हैं। तो देखिए, 10 रोटियां पड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि एक तो आपके पास मेथड है कि आपको 10 रोटियों के लिए जितना खाना बनाना है, 10 रोटियां बनानी है, तो 10 रोटियों के लिए ही आटा गूंथें आप। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप 10 रोटियों का ही आटा गूंथते हैं तो आप इनसे 10 रोटियां बनाएंगे, और अगर आप आगे 2 लोगों को खिलाते हैं, दोनों को 5-5 रोटियां, तो यानी इनकी भूख बिल्कुल शांत हो जाएगी, और एट द एंड हम क्या कहेंगे कि इनको सेटिस्फेक्शन कितने लोगों को ये 10 रोटियों ने दे दी है, ये 2 ने 10 रोटियों ने 2 लोगों की सेटिस्फेक्शन दे दी है, इनकी भूख को मिटा दिया है। देखिए, एक ये मेथड है। दूसरा ये मेथड है कि आपको 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना था, बनानी इन्होंने खानी भी 10 ही रोटियाँ थी, तो आप क्या करते हैं, आप 5 किलो आटा गूँध देते हैं, आप 100 रोटियों का आटा गूँध देते हैं। एट द एंड क्या करते हैं, 10 रोटियाँ बनाते हैं, बाकी का ये सब वेस्ट जाता है। या मानिए आप आटा गूँध देते हैं, उसके बाद 20 रोटियाँ बनाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने तो 10 ही खाई, देखो यहाँ से कुछ आटा आपने यहाँ पर वेस्ट कर दिया, और कुछ रोटियाँ आपने फिनिश्ड जो चपातीज़ हैं उनको आपने यहाँ पर वेस्ट कर दिया, और एट द एंड सेटिस्फाई जो हैं वो 2 लोग ही हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या बताती है हमें कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आटा हमारा रिसोर्स था, जिस जो हमारा यानी जिसके बेस पर हमने चपातीज बनाई, और चपातीज को डिस्ट्रीब्यूट करके इनकी हंगर को सेटिस्फाई किया हमने।
तो देखिए इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को जब आप यूज़ करो तो उनका ऑप्टिमम यूज़ हो और ऑप्टिमम यूज़ के बाद उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी ऑप्टिमम हो। इस सब से डील करती है, क्या डील करती है इकोनॉमिक्स। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि रिसोर्सेज को हमने कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद हमने प्रोडक्ट बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको कंज़्यूम कैसे करना है। और इस सब की जब हम मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे, पैसे की कितनी वैल्यू है, इसकी कीमत कितनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इकोनॉमी कहेंगे। जैसे इंडिया में टोटल जो अभी गुड्स एंड सर्विसेज़ की जो करंट हम डेटा यूज़ करते हैं, वो है लगभग 2.83 ये डॉलर्स की इकोनॉमी है हमारी। तो गाइज़ ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट यहाँ से भी बन सकता है। तो 2.83 करंट इकोनॉमी का स्टेटस है हमारा। यानी इसी के बेस पर हालाँकि ये कुछ अप डाउन होती रहती है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है, अवेलेबल डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये बताता है। तो देखिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। इकोनॉमिक्स ये होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, प्रोडक्शन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और उसके बाद कंजम्पशन करनी है। इस सब को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये इकोनॉमिक्स डील करता है और इस सब की वैल्यू कितनी है, इस सब की कीमत कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे इकोनॉमी कहते हैं। In other words, what choices people make and how and why they make them when making purchases। तो देखिए इकोनॉमिक्स ही हमें बताती है, क्या बताती है कि पीपल जो होते हैं किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए कब सोचते हैं, किस प्रकार की उनकी चॉइस होती है और कैसे वो उन चीज़ों को खरीदते हैं या कैसे वो अपनी चॉइस सेलेक्ट करते हैं कि आज हमें ये चीज़ खरीदनी है। तो इस सब के साथ कौन डील करता है? ये इकोनॉमिक्स डील करती है। देखिए, इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ब्रॉडर कांसेप्ट आता है, तो उसमें अलग-अलग जो महारत लोगों ने हासिल की होती है, तो वो अपना व्यू पॉइंट्स देते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भी अलग-अलग डेफिनिशंस हैं। जैसे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस हैं, वेल्थ डेफिनिशन है, वेलफेयर डेफिनिशन है, स्कार्सिटी डेफिनिशन है। तो गाइज़ यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आने की संभावना है। तो सबसे पहले वेल्थ डेफिनिशन के साथ कौन एसोसिएटेड हैं? तो ये यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जनरली फॉलो व्हिच डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर देखिए वेल्थ डेफिनिशन को इन्होंने फॉलो किया है। तो क्या हम पढ़ लेते हैं इसे पूरा और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आ सकता है। तो वेल्थ डेफिनेशन क्या है? ऑलमोस्ट ऑल द क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलोड द वेल्थ डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब या इकोनॉमिक्स एसोसिएट करती है, खुद को रिलेट करती है किसके साथ? वेल्थ के साथ। इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद जेबी से एंड एडम स्मिथ। तो गाइज दोनों नाम जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एडम स्मिथ इज एसोसिएटेड विद विच डेफिनेशन। तो आपके पास ये भी होगा, ये भी होगी, ये भी होगी। तो ये आपके पास थर्ड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज भी दिया जा सकता है। देखिए एडम स्मिथ और जेबी से दे आर लिंक्ड विद वेल्थ डेफिनेशन। देखिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। हजारों बार इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो अलग-अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप भी इसको अच्छे से याद करें। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, उस किताब का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में लिखी गई थी। तो गाइज यहाँ पर भी बुक का नाम देके पूछा जा सकता है कि इसका राइटर कौन है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका राइटर कौन है? ये एडम स्मिथ ने लिखी है और इसी बुक में वेल्थ की डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी हुई है। डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स इस एक प्रकार की साइंस है जो डील करती है कि पैसे के साथ डील करती है, वेल्थ के साथ, मुद्रा के साथ डील करती है।
इसी प्रकार से जेबी से की भी एक डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक साइंस है जो स्टडी करती है किसको, वेल्थ को स्टडी करती है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या निकल सकता है, वेल्थ डेफिनेशन के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है, जेबी से एंड एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ की बुक कौन सी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो इन्होंने लिखी थी 1776 में। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। देखिए वेलफेयर डेफिनेशन जो है ये किसने दी है, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। तो जैसे जैसे हम आगे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इकोनॉमी के, जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक्स आएंगे, तो ये जो इकोनॉमिक्स हैं इनके नाम हमें घूमते फिरते मिलेंगे, बार बार हमें देखने को मिलेंगे। तो ये वेलफेयर डेफिनेशन जो है ये किसने दी थी, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और ये किसका फॉलोअर था, ये फॉलोअर था एडम स्मिथ का। और इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उस बुक का क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इसको इसने लिखा था 1870 में। तो गाइस बुक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है, अल्फ्रेड मार्शल कौन सी डेफिनेशन के साथ लिंक करता है, ये वेलफेयर डेफिनेशन के साथ करता है। और इसकी जो बुक है उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन क्या कहती है, इकोनॉमिक्स इज वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ। एक साइड तो जो इकोनॉमिक्स है ये वेल्थ को स्टडी करती है, और दूसरी साइड किसको स्टडी करती है, ये मैन को स्टडी करती है, या वेलफेयर ऑफ मैन, यानी किस प्रकार से वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। एक साइड इसको स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, और दूसरी साइड एक ह्यूमन बींग है उसकी वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकती है। ये दोनों साइड्स जो हैं इकोनॉमिक्स डील करती है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। इसी तरीके से है स्कार्सिटी डेफिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कहूँ कि अगर तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो ये स्कार्सिटी डेफिनेशन है। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, लैकनेस। देखिए इसका मतलब होता है लैकनेस, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, अभाव, या हम कमी कह सकते हैं। कि जब भी किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे राजस्थान एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, स्कार्सिटी ऑफ प्योर एयर, कि साफ हवा वहाँ पर इतनी नहीं मिलती। तो गाइस देखिए स्कार्सिटी डेफिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रॉबिन्स डेफिनेशन भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये लियोनल रॉबिन्स ने दी थी। यही कारण है कि इनको रॉबिन्स डेफिनेशन भी कहा जाता है। और इसने भी एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, बुक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। तो इसने क्या बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और इसको लिखा गया था लियोनल रॉबिन्स के द्वारा 1932 में। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। अब इसका क्या कहना है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है कि लियोनल रॉबिन्स क्या कहते हैं कि ये एक इस प्रकार की साइंस है जो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। और वो ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमारी ज़रूरतें हैं, यानी हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए, तो रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास कम है या कम होते जा रहे हैं, और जो हमारी ज़रूरतें हैं बड़ी होती जा रही हैं। इन दोनों के बीच में जो स्कार्सिटी का रिलेशनशिप है, या ऑप्टिमाइज करना, किस तरीके से कम होते हुए रिसोर्सेज को बढ़ती हुई डिमांड्स के साथ मैच करना, यानी कम रिसोर्सेज को यूज करके अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन है उसमें किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। इस सब के साथ कौन डील करती है, ये इकोनॉमिक्स डील करती है। इसे कौन कह रहा है, ये लियोनल रॉबिन्स कह रहे हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। देखिए बुक्स में से कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस देखिए इकोनॉमिक्स का जो जनरल कंसेप्ट है वो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ साथ क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स को हम जनरली कितने भागों में देखते हैं। देखिए जब वो एक इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं
देखिए डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका करक्स बताऊंगा। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सब कैटेगराइज्ड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो होता है छोटा, स्मॉल, तो मैक्रो होता है लार्ज। तो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके भी स्टडी कर सकते हैं। मानिए एक इंडिविजुअल है, अलग अलग इंडिविजुअल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाएगी। लेकिन जब इन सबको मिलाकर एज अ कंट्री, एज अ होल नेशन की जब हम बात करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका निकलेगा। द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रैगनार फ्रिश। तो गाइस यहाँ पर रैगनार फ्रिश की ये सॉरी, इसने ये टर्मिनोलॉजी दी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, द टर्म्स हैव बीन गिवन, द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव बीन गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने इस पर्टिकुलर नाम को नहीं सुना है तो आप क्या करेंगे, एडम स्मिथ, जॉन कीन्स, इन वगैरह पे टिक कर देंगे, जबकि वो गलत होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी किसने दी थी, ये रैगनार फ्रिश ने दी थी। और ये कहाँ पर है प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ द ओस्लो यूनिवर्सिटी। ओस्लो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये ब्रिटेन में है। हालांकि आपको ये ओस्लो यूनिवर्सिटी या फिर ब्रिटेन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली ये याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्मिनोलॉजी है ये रैगनार फ्रिश ने दी है। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और भी नाम है इंडिविजुअल चॉइसेस। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इंडिविजुअल चॉइसेस, एग्रीगेट आउटकम्स या कलेक्टिव चॉइसेस, इस प्रकार के। तो यहाँ पर इसका अदर नेम अगर आप देखेंगे तो ये इंडिविजुअल चॉइसेस आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माइक्रो का मतलब ही है कि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ डील करती है। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट द इंडिविजुअल और बिजनेस लेवल। ये एक पर्टिकुलर बिजनेस को पकड़ेगी, एक पर्टिकुलर एंटिटी को पकड़ेगी और उस पे स्टडी करेगी जब, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। हाउ इंडिविजुअल पीपल आर बिजनेसेस बिहेव अंडर गिवन स्कार्सिटी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो देखिए जब भी कोई इंसान है, इंडिविजुअल है या बिजनेस एंटिटी है, तो उसके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के बाद वो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो जो कंज्यूमर होता है उस तक पहुंचाता है। तो इन सब के बीच में क्या उसको करना है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और एक तरफ तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस हैं कि हर तरफ कैसे प्रोड्यूस करना है किसी चीज को, कितना आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं, गवर्नमेंट के कानून हैं। प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपके अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे जीएसटी टैक्स चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंज्यूमर को आप एक लिमिट तक प्रोवाइड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे ताकि हर एक जनता को पहुंच सके, हर एक इंसान तक पहुंच सके। तो इन सब के बीच में एक इंडिविजुअल कैसे काम करता है या बिजनेस एंटिटी कैसे काम करती है, इसको स्टडी कौन करता है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, इन सब को हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये इंडिविजुअल और बिजनेस लेवल पर होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका अदर नेम क्या है, एग्रीगेट आउटकम्स, ये स्टडी करता है किसकी, परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द होल इकोनॉमी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरी इकोनॉमी अलग अलग यूनिट्स उसमें आ जाएंगे, उसकी स्टडी जब की जाती है तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जब इंडिविजुअल मार्केट्स की स्टडी की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स कंसेप्ट सच एज इन्फ्लेशन, की महंगाई कितनी है, ये आप पूरे देश की बात करेंगे, पूरे यूनिट की बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो ये सारे कंसेप्ट्स गाइज हम किस में पढ़ते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्फ्लेशन इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की जब हम बात करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है।
तो गाइस अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे डिमांड की डेफिनेशन क्या है। देखिए डिमांड क्या होती है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस द बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपके पास कोई एक गुड है तो उस गुड को एक तो प्रोड्यूस करने वाला है, एक कंज्यूम करने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं मानता हूँ, यहाँ पर हमारे पास है कोई एक चीज है, मानो एक हमारे पास पेन है, उस पेन की कास्ट जो है वो 10 रुपीज है। ये 10 रुपीज कौन डिसाइड करता है, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। प्रोड्यूसर कहता है कि मेरा 9 रुपया 9 रुपीज जो है इसमें खर्चा आया हुआ है और 1 रुपया मैं अपनी इनकम प्रॉफिट रखूंगा। तो 10 रुपए में कंज्यूमर भी सोचता है कि चलो इतनी मेहनत इसने की है तो 1 रुपया इसका बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस इक्विलिब्रियम है, यानी 10 रुपए में ये दोनों पार्टीज एग्री हैं, ये बेचने को तैयार है और ये खरीदने को तैयार है। और यही होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिमांड। मानिए ये एक पेन है, ये प्रोड्यूसर बोले कि नहीं मेरा 9 रुपीज इसमें कास्ट लगा है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इसको सेल करूंगा, मैं इसको 1 लाख रुपए का सेल करूंगा। तो 1 लाख रुपए का सेल करेगा तो देखिए इसकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर इस पेन को 1 लाख रुपए के प्राइस पर खरीदने को तैयार नहीं है। तो देखिए डिमांड की डेफिनेशन क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस द बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। कि जो बायर होता है परचेज करने वाला, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब किसी चीज को परचेज करता है तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक इसी तरीके से डेफिनेशन है सप्लाई की भी। सप्लाई में क्या है कि कंज्यूमर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो यहां पर प्रोड्यूसर तय करता है कि मुझे किस चीज पर किस रेट के ऊपर सप्लाई करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको फिर से बताया कि प्रोड्यूसर कितना डिसाइड करता है कि 9 रुपीज मेरा अपना खर्चा है, 1 रुपीज में प्रॉफिट रखूंगा और 10 रुपीज में मैं इसे सेल कर दूंगा। तो देखिए ये हो गया सप्लाई। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड द सेलर्स आर विलिंग टू डिलीवर एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोड्यूसर जब कंज्यूमर्स को या बायर्स को गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये सारा सप्लाई का कंसेप्ट है। तो देखिए अगर ये प्रोड्यूसर बोले कि मेरा 9 रुपीज अपना खर्चा है तो कंज्यूमर ये नहीं कह सकता कि आप मुझे 6 रुपीज में दो। देखिए अगर ये 6 रुपीज में देगा तो हो सकता है जो थोड़े बहुत पेन बने हों वो ये डिलीवर कर भी दे, लेकिन एट द एंड इसको 9 रुपीज अगर एक पेन में बनाने में खर्चा आ रहा तो ये आगे से प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है सप्लाई चेन जो है हमारा हैम्पर होगा। तो गाइज ये रहा कंसेप्ट हमारा डिमांड एंड सप्लाई का। तो इसी तरीके से कुछ एफिशिएंसी का कंसेप्ट है, स्कार्सिटी का कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्म्स में आते हैं इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या कहता है, इट इज द मेजर ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड विद अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। कि आपने गिवन इनपुट दी है और उस इनपुट से आउटपुट कितनी निकल रही है, तो ये उसकी एफिशिएंसी है। मानिए आपके पास एक व्हीकल है, आपके पास एक कार है, उस कार में आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो उसके बाद वो कितने किलोमीटर रन करती है, तो ये उसकी एफिशिएंसी है। Least amount of wastage, technological ability usually decides the upper limit for the maximum efficiency which can be achieved। तो गाइज यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म ये यूज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी। तो इसका क्या मतलब है कि देखिए जो हमारे पास पुराने स्कूटर्स होते थे, अगर आप उन्हें 20-30 साल पहले देखें तो वह 1 लीटर के साथ कितने किलोमीटर चलते थे, 20 किलोमीटर तक चलते थे। लेकिन आजकल जिस प्रकार से छोटे छोटे इंजन वाली बाइक्स आ गई हुई हैं, तो वो देखिए अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी माइलेज 60+ भी जा रही है, हालांकि कुछ कंपनी 70, 80, 90 तक भी बता रही हैं। तो ये देखिए 20 से बढ़कर कितने 40 किलोमीटर और ऐड हुई है। तो ये इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। एफिशिएंसी किस कारण इंक्रीज हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी इंक्रीज हुई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इनमें हुई हैं, जिस कारण इनकी माइलेज बढ़ी है। तो गाइज यही एफिशिएंसी का कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में। स्कार्सिटी मैंने आपको बता दिया कि लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन भी है। तो स्कार्सिटी क्या कहती है कि ये एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसमें वर्ल्ड के पास लिमिटेड या फिर बहुत कम रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स डिजायर्स लोगों की वो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास कम है। एंड दिस रियलिटी फोर्सेस पीपल टू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट वे।
तो जैसे जैसे रिसोर्सेज कम हैं तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप किस तरीके से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके कंज्यूमर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को पहुंचाएं। तो गाइस इलास्टिसिटी क्या होता है, इज डिफाइंड एज द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एसोसिएटेड विद अ चेंज इन द प्राइसेस। तो गाइस ये देखिए, तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि अगर एक गुड का प्राइस कम या बढ़ जाता है तो उसके सप्लाई में या उसकी डिमांड में कितना फर्क आएगा, ये डील करता है। इससे कौन डील करता है? इलास्टिसिटी। तो देखिए यहां पर मानिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पर इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी, तो ये दो कंसेप्ट हैं, मैं आपको दोनों समझाता हूं। तो देखिए यहां पर क्या कंसेप्ट है, मानिए आपके पास ओनियन है। आपके पास ओनियन है, ओनियन आपको सब्जी में, आपको दाल बनाने में या जो भी आप चीज बनाएंगे उसमें डालना ही डालना है। चाहे ये 10 रुपीज केजी हो, चाहे ये 50 हो, चाहे ये 100 हो। हालांकि 100 से भी पार ये कीमत जाता है। तो ये इसका प्राइस चाहे कितना भी हो, लेकिन ये आपको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट देखें, मानिए आपको कोई स्वेटर पहनना है, आपको कोई शर्ट लेनी है। तो देखिए शर्ट लेनी है आपको, शर्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड की लेनी है, आपको एडिडास की लेनी है। ठीक है, आपको एडिडास की शर्ट लेनी है। तो इसमें क्या करते हैं आप कि एक तो ये शर्ट कॉमनली हम मान के चलते हैं कि हमें 1000 रुपीज की मिल रही थी। तो देखिए अगर इसका प्राइस जो है बढ़ाकर ये 5000 कर दें तो इसकी डिमांड जो है ये बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर यही 1000 की शर्ट जो है इसका प्राइस कम करके 100 रुपीज की कर दें तो इसकी जो डिमांड है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है कि प्राइस के ऊपर ये टोटल डिपेंड कर रहा है कि इसकी डिमांड मार्केट में कितनी है। और जो चीज प्राइस के ऊपर डिपेंड करे तो उसे हम क्या कहेंगे, वो इलास्टिक गुड हो गई। और इसी कंसेप्ट से जो डील करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जांपल के माध्यम से, तो अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है उसको आप 40% डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो उसका क्या होगा, शार्प राइज इन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कि आप जितनी चीजें बेच रहे हैं उसमें शार्प राइज होगा। और वहीं दूसरे नंबर पर अगर आप करें कि ओनियंस जो हर एक हाउस होल्ड को चाहिए, इसका प्राइस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता इसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इन इलास्टिक गुड। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। तो इसी के साथ यूटिलिटी, यूटिलिटी भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यूटिलिटी देखिए, यूटिलिटी बेसिकली वो चीज होती है, एक इंसान जो है, एक इंसान मानिए एक हेल्दी पर्सन है 25 ईयर का और दूसरा पर्सन है 80 ईयर का। तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को 10 किलोमीटर सफर जो है तय करना है, 10 किलोमीटर तय करना है। तो ये मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ यूटिलिटी का। तो ये 25 साल का आदमी है, इसको अगर गाड़ी नहीं भी मिलती तो भी ये पहुँच जाएगा बी स्टेशन पर। ए से चलता है, बी पर पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो 80 ईयर का पर्सन है, इसको ए से बी तक पहुँचने के लिए इसको गाड़ी चाहिए, लेकिन इसको गाड़ी नहीं मिलती है। अब देखिए इन दोनों के लिए जो यूटिलिटी है गाड़ी की, कार की या बस की, मैं यहाँ पर बस की एग्जांपल ले चलूँगा। तो इसके लिए ये महत्व कम रखती है और इसके लिए ये ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि ये अभी जवान है। इसके लिए 10 किलोमीटर सफ़र तय करना काफ़ी ईज़ी रहेगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। वहीं दूसरी ओर एग्जांपल लेंगे, हमारे पास 4 चपातीस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ए भी है, बी भी है। ए को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बी को बिल्कुल भूख नहीं है। तो जिसको ऑब्वियसली भूख ज़्यादा लगी हुई है उसके लिए इन 4 चपातीस की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसको अभी भूख ही नहीं है उसके लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो ये यूटिलिटी क्या है, इट इज द सेटिस्फेक्शन दैट वन अचीव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। को एक गुड या सर्विस को जब कोई इस्तेमाल करता है, उसका यूसेज करता है, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर 4 चपातीस पड़ी हुई हैं, उसको अगर भूखा आदमी खाएगा तो उसके लिए इसकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। अगर किसी को भूख ही नहीं है तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी ये कम है।
एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन। तो गाइस मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट काफी बार पेपर्स में पूछा गया है। तो ये क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन लेते हैं किसी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से, तो उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। इसी तरीके से कॉस्ट एंड बेनिफिट्स का कंसेप्ट है। कॉस्ट क्या होती है कि कॉस्ट कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपके रॉ मटेरियल लगता है, चाहे आपके रॉ मटेरियल है, चाहे लेबर है, चाहे लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी खर्चे सब होते हैं उसे हम कॉस्ट कहते हैं। और उस कॉस्ट के बाद प्रोडक्ट जब बनता है, प्रोडक्ट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको क्या बीच में प्रॉफिट होता है, उसे हम बेनिफिट्स कहते हैं। तो गाइज ये कुछ रैशनल चॉइस के कंसेप्ट के साथ भी डील करते हैं, तो ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पर हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो गाइज क्विक रिकैप में ये हमारे पास सिलेबस। तो देखिए हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद 3 डेफिनेशनें थी हमारे पास अलग अलग। वेल्थ डेफिनेशन के साथ कौन डील करता है, एडम स्मिथ, इनकी बुक को देखा है जेबी से और एडम स्मिथ देखे हैं। इसके बाद हमने वेलफेयर डेफिनेशन देखी, अल्फ्रेड मार्शल डील करते हैं, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दिए थी, लियोनल रॉबिन्स ने, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है एनएसए ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइलेंस। तो गाइस इसी प्रकार से हमने फिर क्या देखा था कि कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। इसके बाद हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई देखा था। तो देखिए यहाँ पर ये एक फिगर भी है, आप इसे भी समझ सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या देखा, कुछ बेसिक टर्म्स देखी, एफिशिएंसी, स्कार्सिटी, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या होता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये सब कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो गाइज यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है कि ऑलमाइटी गाइडेंस के ऑफिशियल जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसका इस प्रकार से लोगो होगा, वहाँ पर फिनांस अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज जो हैं 2 पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट करके किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और किस प्रकार से आपको विद इन टाइम फ्रेम के अंदर जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एक 30 से ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे एक में, और एक में 8 फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट होंगे। तो गाइज अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करके। तो गाइस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, गरीब बच्चों तक पहुँचे, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में मैंने आपको फ़ोन नंबर भी दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उस पर भी हेल्पलाइन व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको मिलेगी, तो यहीं पर आपको जो है वो सारे मॉक्स मिलेंगे। आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप क्विज डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, हर एक अपडेट या पीडीएफ कुछ भी चाहिए आपको, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ऑलमाइटी गाइडेंस को ज़रूर ज्वाइन करें। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।